लीजिए प्रस्तुत है भंग महिला के नाम से विख्यात लेखिका श्रीमती राजेंद्र बाला घोष की कहानी दुलाई वाली। जैसा कि आप जानते हैं कि भंग महिला पहली महिला भारतीय लेखिका मानी जाती है। तो पहले इनकी एक कहानी हमने जानी जिसका नाम था चंद्रदेव से मेरी बातें, वो भी यूजीसी नेट में संकलित थी। अब हम जानते हैं भंग महिला की एक कहानी दुलाई वाली। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करने पर एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कड़ी डिब्बियां। सुंघनी की एक पुड़िया थी। उस दिन समय के 11 बजे थे। गोदलिया की बाई तरफ जो गली है उसके भीतर एक गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में उसने हाथ की चीज़ें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्यों कहती हुए एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवागत स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसने देखते ही पुरुष ने कहा, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। बात को सुनकर स्त्री आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों भला? आज कैसे जाना हो सकता है? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना होगा। बात यह है कि आज नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ले जा रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम लोग तो मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से झट नहा धोकर लौट आया। बस करना ही क्या है, कपड़ा उपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने ही आए हैं तब कल के बदले आज ही सही। यही बात है, नवल जो चाहे करावे। क्या कहा कि गाड़ी न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा। अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूरत ही उनके साथ जाओगे। पर मेरे तो नाकों में दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से। किससे? हंसी ठट्टा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज चौक में बैठी पूड़ी काट रही थी। इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाए, ए भुआ देखो तुम्हारी बहू पुड़िया खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली खाने पहनने के लिए तो आई है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। इसी से उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, नवल से कह दूंगा कि बेचारी कभी रोटी तक तो खाती नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर वंशीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुला कर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देही की आंखों में आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। वंशीधर इलाहाबाद में रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साली और सास के सिवा कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई है, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान से दो गालिब है।
उस दिन वंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की को विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देही भी रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को याद भी दिलाती गई। देखो ऐसा होता है कि लड़की जब विदा होती है तो रोती तो है ही है, लेकिन धीरे से कुछ बोलती भी है। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आ गया। गाड़ी या इक्का लाने कौन जाएगा? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की नहीं। 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहे। सीता के बाप ने रहने से काम बिगाड़ गया और पैसे वाले के यहाँ नौकरों के सिवाय और भी 2-4 खुशामदी घरे रहते हैं। छूछे कौन पूछे, एक कहारिन सो भी इसी समय कहीं गई। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं, वे घर बड़ी बिछोने से बातें करते हैं। 30 पर आप कहने लगे, मैं धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। बंशीधर बोले, नहीं नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं जाता हूँ। जाते जाते बंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना और दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना। मैं पालकी गाड़ी की ही कर लूँगा, उसमें सब तरह से आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा तब बंशीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही। पहुंचने से काम कुछ नवल किशोर तो यहाँ के साथ मैं नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंशीधर इक्का ले आया, जो कुछ असबाब था इक्के पर रखा। आप भी बैठ गए। जानकी देही बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर आ बैठी। इस अस्थिर संसार में स्थिर कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौली के स्टेशन पर पास पहुंचते पहुंचते जानकी की आंखें अच्छी तरह पहुंच चुकी थी। चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक वंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी। अरे एक बात तो भूल ही गए, कहकर पछता से उठे इक्के वाले के कान में बचाकर जानकी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई चीज़ भुलाए? नहीं नहीं, देसी धोती पहनकर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो 2-4 सुना ही बिना नहीं रहेंगे। और बात ही ठीक, नाहक विलायती चीज़ों को मोल लेकर क्यों रुपए बर्बाद की जाए। देसी लेने से दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। जानकी जरा बाहें टेढ़ी करके बोली, धोती पहनने से काम, ये क्या बुरी है। इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंशीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो ड्योढ़ी दर्जे का टिकट मिलता है। बंशीधर फिरकर बोले, अगर मैं ड्योढ़े दर्जे का ही टिकट लूँ तो? इक्के वाले चुप हो गया। इतने में इक्के में सवारी देखकर इसी ने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंशीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंशीधर राज पार करके मुगल घर सराय पहुँचे। वहाँ पुल लांग कर दूसरे प्लेटफार्म पर जा बैठे। आप नवल किशोर से मिलने की खुशी में प्लेटफार्म के इस छोर पर उस छोर टहल रहे हैं। देखते ही देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आगे बढ़ रही। आ खड़ी हुई बंशीधर एक बार चलती गाड़ी में ही शुरू से आखिरी तक देखते गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंशीधर फिर सब गाड़ियों को तेहरा गए, भीतर घुस कर एक डिब्बे को, किंतु नवल न मिले। अंत में आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप न आए, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा कहाँ जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो क्या ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंशीधर झट गए और जानकी को लाकर गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आई, कोई अटकाव हो गया है, कहकर आप बगल वाले
कमरे में जा बैठी। टिकट तो ड्योढ़ी का था, पर ड्योढ़े दर्जे का कमरा कलकत्ते आने पर मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंशीधर बैठे थे उसमें सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 ही स्त्रियां पुरुष बैठे थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचती हुई गाड़ी कई स्टेशनों पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। मिर्ज़ापुर पेटे राम की शिकायतें शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देर है, चलते के झटके में अच्छी तरह उसकी पूजा की जाए। वंशीधर ने बनारस छोड़ा, इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोचे वाले से थोड़ी सी ताजी पुड़िया और मिठाई लेकर निराले में बैठे। आपने इन्हीं ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ ले तभी कुछ मोल ले, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती है, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। वंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अभी भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। वंशीधर अपने कमरे में बैठे तो एक मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वाले में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंशीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। वंशीधर ने सोचा कि इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनसे बातचीत करके समय बितावे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी, पर वह स्त्री कुछ अचकचाकर थोड़ा सा मुंह खोला जंगले के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो गया ही था, पर उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफार्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर में रोने लगी। उसे कमरे में 3-4 प्रौढ़ ग्रामीण स्त्रियां थी। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकार मनई तो ना ही आलई हो, देखई रेलवा कथई नहीं। दूसरी, अरे दूसरी गाड़ी में बैठा हुई, दूर बो रही ई जानी गाड़ी थेटे। दूसरी, तऊ हो भल्लू कहू, कहकर दूर भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा, मिर्जेपुरवा चढ़ी हो ना। दूसरे ने जवाब उसने जो कहा सुना वह नहीं सुन सकी। पहली बोली, हट पूछैला न हम कहा उतरबू, आई इलाहाबाद सा। दूसरी, इलाहाबादास कौन गांव होइया, अरे नाही जलनू पैगैया, जाहि नहीं मना कर नहीं अब हाला जा रहा। भला प्रयाग भी, देखिए ये भाषा उत्तर प्रदेश की ही है, लेकिन भोजपुरी के काफ़ी निकट है। कहने का भाव ये है कि भोजपुरी उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी बोली जाती थी पहले। ऐसा नहीं है कि बिहार में बोली जाती है, लेकिन आजकल बिहार में सिमट कर रह गई है। उत्तर प्रदेश में हिंदी का अधिक बोलबाला हो गया है। दूसरी, भला प्रयाग जी ही काहे न जानी थ, ले कहिए नाही तोहर पंच के धर्म से 4 दाही न हो चुकी हुई। ऐसो हो सोमवारी उगर गहन दफा लाग रहा, तनो तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। पहली, आवे जाई के सब उतई जात बटेल बाटे न फून यह सायन तो बेचारी विपत में न पड़ल बाटिली। हे हम पंचा ई राजघाट टिकसी कटहु, मोंगल के सरौर्य उतरली, हो दे पुन चढ़कर चढ़ेली। दूसरी, एही एक दाई हम आवत रहे, एक मिली औरा मोरे संग रही। टिसनिया पर उकर मिलकवा उतरे ही से ही
जुतरे गई गडिया खुली। अब भैया उगरा फाड़ फाड़ नरियार। ए साहब गडिया खड़ी के रे, ए साहब गडिया खड़ी कर, तनी गड़ी खड़ी कर भला, गडिया दानी काहे खड़ी होवे। कहने का मतलब है कि एक स्त्री चढ़ी और उसके पति उतरे और वो चढ़े नहीं। अब वो पुकार रही थी गाड़ी खड़ी करो, गाड़ी रोको, मतलब कहने का अर्थ ये है। पहले ऊ मेहरारुआ बड़ी उज्बेक रहल। आपने सुना होगा भोजपुरी में मेहरारू। भला केहू के चिल्लाए रे रेलियो कहू खड़ी होला, यानी वो मेहरारू मतलब होता है बहू। वो चिल्ला रही थी लेकिन रेल क्यों खड़ी होगी। इसी बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने स्त्री पुरुष थे एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती। तीसरी स्त्री बोली, टिक्सिया पल्ले बाय के नाही, टिक्सिया पल्ले बाय के नाही, हे से बेविवा सुनी तो कलकत्ते ते ही सुसलिया ले। अरे इहो तो नाही कि दूर से आवत रहल ने, फगागत के बदे उतर लेन। चौथी, हम इसके संग के आदमी देखबो न कि हो गोसाई। तीसरी, हम देख रहली तो मटके टोपी टिले रहन के। इसी तरह वे सिर पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर उठे। तब वे उस स्त्रियों से कहने लगे कि तुम तो नाहक उन्हें भी डरा रही हो। जुरत इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी इलाहाबाद तार वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं। जो ऐसी ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक स्टेशन पर बैठा रहूँगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इसको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाए तो मैं इन्हें स्टेशन के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। वंशीधर की इन बातों से स्त्रियों की वाकधारा दूसरी ओर बहने लगी। हाँ, यह बात तो आप भली कही। ना ही भैया, हम पंचे कहिए कि कैसे कही। अरे एक एक के करत न बाय तो दुनिया चलत कैसे बाय, इत्यादि ज्ञान कथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलने के देखकर खुश हुए और कोई नज़ारा भी नाराज भी हुए। क्यों सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला। पिछले कमरे में केवल स्त्री जो फ्रांसीसी छींट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर एक आंख निकालकर वंशीधर की ओर ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। वंशीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो भले घर की मालूम होती है पर आचरण अच्छा नहीं। इस कहानी के बारे में इस भाग में इतना ही जानेंगे, बाकी की कहानी जानेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।